एडमिनिस्ट्रेशन क्या देख रहे थे हम लोग? एडमिनिस्ट्रेशन किसका? मुगल्स का। किसका? मुगल्स का। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल्स। तो पहला हमने क्या देखा? एम्परर, यानी जो क्या है? सुप्रीम हेड, सुप्रीम हेड है, इसके ऊपर कोई नहीं है। दूसरा नंबर पे हमने क्या देखा? वजीर। और इस वजीर की खासियत क्या है? ये वजीर जो था हुमायूं और बाबर और हुमायूं टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन अकबर ने इस वजीर को क्या बना दिया? दीवान बना दिया। यानी कि अगर आपको कहीं लिखा रहे वजीर और दीवान तो बात एक ही है। मुगल अंपायर के लिए वजीर या दीवान बात एक ही। और ये क्या काम कर रहा है? इसका वर्क है फाइनेंस, सॉरी फाइनेंस कर रहा हूं, रेवेन्यू। क्या देख रहा है ये? रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यानी कितना पैसा आया, कितना पैसा कहाँ सैलरी में खर्च हुआ, कहाँ क्या हुआ, ये सारा कुछ किसके हाथ में है? लेकिन इसके हाथ में सिर्फ और सिर्फ क्या है? सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके हाथ में सिर्फ रिकॉर्ड्स है, इसके हाथ में पैसा नहीं है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना? थर्ड, अब थर्ड इंपॉर्टेंट जो ऑफिसर है वो है मीर बख्शी। क्या है? मीर बख्शी। थर्ड इंपॉर्टेंट ऑफिसर है मीर बख्शी। अब ये मीर बख्शी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है? तो लिखिएगा, मीर बख्शी को लिखिएगा हेड ऑफ मिलिट्री। हाँ लिखिए हेड ऑफ मिलिट्री, लेकिन क्या? मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, ना कि मिलिट्री का हेड है। मिलिट्री का हेड तो कौन है? मिलिट्री का हेड तो एम्परर है। ये क्या है? हेड ऑफ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जैसे रक्षा मंत्री है तो रक्षा मंत्री देखता है कि सेना की जरूरतें क्या हैं, किसकी बहाली करनी है, किसको क्या हमें क्या करते हैं, कौन सा हमें पॉलिसी बनानी है, वो सब कौन देख रहा है? डिफेंस मिनिस्टर, वही मीर बख्शी हुआ। लेकिन हेड कौन है? आर्मी किसके कमांड पर काम करती है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, प्रेसिडेंट के कमांड पर। तो प्रेसिडेंट क्या हुआ? एम्परर। तो आर्मी को कहीं अटैक करना हो, आर्मी को कहाँ पर अपना डेरा डालना है, कहाँ पर किसके ऊपर कब अटैक करना है, कितनी सेना के साथ अटैक करना है, वो सारा कुछ कौन डिसाइड करेगा? एम्परर डिसाइड करेगा। और मीर बख्शी क्या करेगा? मीर बख्शी मिलिट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, किसकी कितने सैनिक चाहिए, सैनिकों क्या रिक्वायरमेंट है, सैनिकों की क्या सैलरी होगी, कब हमें कितने सैनिक और बढ़ाने पड़ेंगे, उनके घोड़े की क्वालिटी क्या है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनको कौन सा अलाउंस, ये सारा कुछ कौन देखेगा? मीर बख्शी देखेगा। ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पर कई बार लोग लिख देते हैं कि मीर बख्शी हेड ऑफ मिलिट्री। नहीं, मीर बख्शी हेड ऑफ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, यानी मिलिट्री की ज़रूरतों को वो देखेगा। कहाँ पर कितने सैनिक अपॉइंट किए जाएंगे, कौन गेट की सुरक्षा पर रहेगा, कौन बॉडीगार्ड के रूप में रहेगा, ये सब वो डिसाइड करेगा। लेकिन कमांड कौन देगा? एम्परर देगा। तो मिलिट्री कमांडर कौन है? एम्परर। हेड ऑफ मिलिट्री कौन है? कमांडर ऑफ मिलिट्री, एम्परर। ये क्या है? हेड ऑफ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बारीक चीज़ों को थोड़ा सा आपको पकड़ना पड़ेगा। और ये बारीक आप कहाँ से पकड़ोगे? सेंटेंस में ये बारीकियाँ आपको मिलेंगी लिखी हुई यूपीएससी के क्वेश्चंस में। ठीक है? प्री में इस तरह की ट्रू फॉल्स की बारीकियों में वो इसी तरह से आपको फंसाते हैं। ठीक है? तो ये क्या था? मीर बख्शी इज नॉट द कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी, नॉट द कमांडर ऑफ आर्मी, ही वॉज द हेड ऑफ ओनली मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। तो चाहे तो यहाँ लिख लीजिए ब्रैकेट में, नॉट द कमांडर, नॉट द कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी, क्योंकि कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी कौन है? एम्परर है।
और इसके साथ साथ और भी क्या मीर बख्शी का काम है? मीर बख्शी का काम है, देखिए, हेड ऑफ इंटेलिजेंस, हेड ऑफ इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन एजेंसीज। तो जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट यानी कि इंटेलिजेंस कैसे क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, वो सब कौन देख रहा है? वो मीर बख्शी देख रहा है। और रिपोर्ट किसको करेगा? एम्परर को करेगा। ठीक है। अब इंटेलिजेंस में कौन आते थे? तो इंटेलिजेंस में आते थे, क्या है? बरीद। क्या हो गए? बरीद। बरीद मतलब क्या? इंटेलिजेंस ऑफिसर। बरीद सा मतलब क्या हो गया? इंटेलिजेंस ऑफिसर्स। तो ये क्या होते थे? ये समाज में मिलकर अलग अलग तरीकों से क्या करते थे? ये मैसेज यानी कि वो निकालते थे, खुफिया जानकारी निकालते थे, दूसरे राज्यों में भी चले जाते थे, अपने राज्य में कौन कॉन्स्पिरेसी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सब कुछ कौन दिखाता था? बरीद। और वो बरीद इंटेलिजेंस ऑफिसर किसके कंट्रोल में? मीर बख्श के कंट्रोल में, मीर बख्शी कंट्रोल में होते थे। लेकिन साथ साथ उनका कांटेक्ट राजा के साथ भी होता था। ठीक है ना। और इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? न्यूज़ कहाँ से मिलेगी? तो न्यूज़ के लिए जो ऑफिसर था उसको कहा जाता था वाक्या नवीस। यानी जो वाक्या हुआ है, जो घटना हुई है, वो हमें बताओ। तो समाज में या एम्पायर में कौन क्या कर रहा है, जैसे आज भी हम लोग न्यूज़ देखते हैं ना, तो कौन ठगी कर रहा है, कौन लूट मार कर रहा है, कहाँ कोई घटना घट गई, ये सारी इंफॉर्मेशन दरबार तक पहुंचती थी। और वो कौन पहुंचाते थे? वाक्या नवीस पहुंचाते थे। वाक्या नवीस का मतलब क्या हो गया? आज के टाइम में इनको किससे हम कर सकते हैं? न्यूज़ रिपोर्टर्स। क्या है ये? उस जमाने के न्यूज़ रिपोर्टर्स को क्या कहा जाता था? वाक्या नवीस। और ये क्या होते थे? इनकी हर जगह पूरे एम्पायर में पोस्टिंग होती थी। ये लोग क्या किए जाते थे? पोस्ट किए जाते थे। और मैसेज के थ्रू, खुद कभी आकर, कभी किसी और के साथ, ये लोग क्या करते थे? सारी बातें, सारे मैसेज दरबार तक पहुंचाते थे। ठीक है। इनके नीचे भी छोटे छोटे ऑफिसर्स होते थे, क्योंकि अब भाई कोई न्यूज़ रिपोर्टर डायरेक्ट न्यूज़ लेकर आएगा, तब तक तो वहाँ कुछ और भी घटना हो सकती है। तो वो उसको घटना पता चली, उसने अपने छोटे ऑफिसर्स को भेज दिया। तो एक वाक्या नवीस के अंडर कई छोटे छोटे ऑफिसर्स होते थे जो न्यूज़ का आदान प्रदान करते रहते थे। बरीद डायरेक्ट कभी कोई मैसेज लेकर आया क्या? कभी किसी अपने मैसेंजर के थ्रू मैसेज भिजवा देता था। इस तरह से ये सारी चीज़ें चलती थी। तो कौन था तीसरे नंबर पर? मीर बख्शी। मीर बख्शी के बाद अब आए चौथा नंबर। चौथा नंबर का ऑफिसर है मीर समन। चौथा कैबिनेट मिनिस्टर है मीर समन। ठीक है। तो मीर समन क्या काम कर रहा है? इसका बहुत बड़ा काम नहीं था, बेचारा छोटा सा काम करता था। क्या था? तो लिखिएगा, मीर समन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड। यानी जो महल है, उस पूरे महल की देखभाल किसके हाथ में है? मीर समन के हाथ में है।
तो देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने भी एक ऑफिसर इस तरह का बनाया था जो, और बलबन ने भी बनाया था जो हर तरह के मतलब रॉयल पैलेस में जितने भी प्रोग्राम होंगे, इवेंट्स होंगे, उनकी देख रेख, उनका मेंटेनेंस, यानी कि एक तरह से सब कुछ एक ऑफिसर करता था। यहाँ तक कि कहाँ पर दरबार किस तरह से लगेगा, ये सारा कुछ डिसीजन वगैरह, उसमें नया नया कुछ लाना, उसमें मतलब पूरे घर की एक तरह से पूरे रॉयल पैलेस की देख रेख इसके एक हाथ में होती थी। तो ऑफिस इंचार्ज द रॉयल हाउस होल्ड एंड रॉयल करखन्स, तो ये सब कुछ कौन देख रहा है? मीर समन देख रहा है। तो स्टोरेज से लेकर हर तरह के परचेज, मैन्युफैक्चरिंग, किचन वगैरह की सामान ज़रूरतें, बॉडीगार्ड, ये सब कुछ किसके अंडर में है? मीर समन के अंडर में। तो मीर समन का भी काम छोटा मोटा नहीं था, काफ़ी बड़ा था। अगर मान लीजिए कोई घुसपैठिया आ गया तो अंदर घुसा तो सबसे पहले बेचारा कौन पिसता था? मीर समन पिसता था। तो सबसे पहले जवाब दे उसकी बनती थी। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा 4। अब पांचवा जो है इम्पोर्टेंट ऑफिसर या इम्पोर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर, वो है चीफ काजी या सर्द उस सुदूर। तो यहाँ से आपको नाम से आइडिया लग गया होगा, चीफ काजी या सर्द उस सुदूर। ठीक है, तो ये क्या करता था? तो ये था हेड ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट। यानी कि देखिए सब कुछ तो मेन तो यही कर रहा है, काजी कर मतलब अरे क्या कहते हैं, अरे एम्परर के हाथ में है। लेकिन चीफ काजी जो जुडिशरी वगैरह की भाई उसको सज़ा हुई तो वो सज़ा के लिए उसको प्रिजनमेंट में डाला गया कि नहीं डाला गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारे रिकॉर्ड्स वगैरह सब कुछ मेंटेन कौन कर रहा है? चीफ काजी। और कुछ फैसले भी दे रहा है, जो छोटे मोटे लोकल लेवल के फैसले हैं या ऐसे वैसे, वो सारे फैसले यही दे रहा है। साथ में ये भी बता रहा है कि शरीयत के हिसाब से, शरीयत के लॉ के हिसाब से किसको कितना सज़ा मिलनी चाहिए, किस गुनाह के लिए कितनी सज़ा वगैरह मिलनी चाहिए, सब कुछ क्या कर रहा है? चीफ काजी बता रहा है। ठीक है, और इसी को मतलब कई बार सरदे सदूर कहा जाता था। ये जो होता था ये हेड ऑफ उलेमा होता था। ठीक है, तो थोड़ा सा इन दोनों में अंतर है, ज़्यादा नहीं, लेकिन दोनों लगभग काम एक ही है, एक बराबर का पोस्ट है, लेकिन दोनों के काम में अंतर। जैसे चीफ काजी क्या है? जुडिशियल डिपार्टमेंट का हेड है, लेकिन आप यहाँ पर ऐसे एरो बनाकर लिख लीजिए किसके लिए? सर्द उस सुदूर के बारे में, सर्द उस सुदूर के बारे में लिखिएगा। ये है हेड, लिखिए हेड ऑफ उलेमा, हेड ऑफ उलेमा एंड वाज, हेड ऑफ उलेमा एंड वाज considered to be chief advisor on religious matters।
तो किसको एडवाइज करेगा? किंग को। तो सर्द उस सुदूर का मतलब है क्या है? हेड ऑफ उलेमा, जो चीफ एडवाइजर है रिलीजियस मैटर का। इसी को कहा जाता है, ऐसे लिख लीजिए यहीं पर, इसी हेड ऑफ उलेमा एंड वाज कंसिडर्ड टू बी द चीफ एडवाइजर ऑन रिलीजियस मैटर्स। तो किसको एडवाइज करेगा? एम्परर को करेगा। तो बस ये तो अपने आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। और यहाँ पर इसको लिख लीजिए, जो पोस्ट पर रहता था उसको कहते थे चीफ सदर। जो पोस्ट पर रहा उसको कहा जाता था चीफ सदर। ये पोस्ट का नाम है, सॉरी ये डिपार्टमेंट है और ये पोस्ट का नाम है। ठीक है। तो ये दोनों लगभग एक ही काम करते थे, लेकिन दो अलग व्यक्ति होते थे, इसीलिए मैंने साथ में लिखवा दिया। ठीक है, इसीलिए आपको ये साथ में लिखवाया है। तो जो ये था कौन? चीफ सदर। जो आप ये चीफ सदर देख रहे हो, इसका काम ये था देखना कि कोई शरीयत का लॉ, शरीयत के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, कोई शरीयत के लॉ को प्रोटेक्ट करना, उसका वायलेशन ना हो। और ये तो सजाद कर रहा है, तो जज का काम कर रहा है, चीफ काजी जज का काम कर रहा है। और सर्द ए सुदूर क्या कर रहा है? लॉ बना रहा है। तो दोनों एक तरह से क्या हुए? जुडिशियल ही हुए, लेकिन दोनों दो अलग व्यक्ति हैं। दोनों दो अलग व्यक्ति हैं। एक सजा सुन रहा है, मतलब सजा सुना रहा है, और दूसरा रूल बना रहा है कि अगर ये गुनाह हुआ तो शरीयत के हिसाब से ये सजा दी जाए। सर्द उस सुदूर जो यानी कि चीफ सदर जो है, वो रूल बना रहा है कि अगर ये गुनाह हुआ तो शरीयत के हिसाब से आपको ये सजा दी जाएगी। यानी कि क्या बना रहा है? वो एक्ट बना रहा है, बिल बना रहा है। और उस बिल के हिसाब से जब वो एक्ट बन गया तो उस अगर वैसी सजा किसी ने किया, वैसा जुर्म किसी ने किया है, तो उसके हिसाब से सजा सुना कौन रहा है? तो चीफ काजी सुना रहा है। लेकिन ये छोटे लेवल पे। और सिर्फ यही नहीं, इसका काम चीफ काजी का क्या है? रिकॉर्ड मेंटेन करना कि हाँ ये मतलब गुनहगार है तो इसको इतने दिन की सज़ा हुई है, तो इसको इतने दिन की सज़ा हुई है, ये यहाँ पर रहेगा, ये कल्प्रिट है तो इसको ऐसे करो। तो वो सब कौन देख रहा है? चीफ काजी देख रहा है। ठीक है। और जो बड़े मैटर, इंपॉर्टेंट मैटर होते थे, वो राजा के सामने पहुँचते थे, यानी कि एम्परर। तो वो दीवाने आम में सुनवाई होती थी। दीवाने आम में लोग डायरेक्ट राजा के पास पहुँच जाया करते थे। तो वो हमको आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। तो ये इतने इम्पोर्टेंट क्या हो गए? एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हो गए। 5 कौन कौन? 5 क्या कहिए? 4। पहला तो एम्परर हेड है ही है खुद, तो एम्परर इज द सुप्रीम। सारा कमांड आर्मी का, सारा डिसीजन सब कुछ एम्परर के हाथ में। दूसरे नंबर पर वजीर। वजीर अब क्या बन चुका है? दीवान बन चुका है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट देख रहा है। तीसरे नंबर पर मीर बख्शी। अब देखिए फाइनेंस का यहाँ पर नहीं है कोई, क्योंकि फाइनेंस प्रोविंशियल के पास जाएगा, और प्रोविंशियल किसको अपना रिपोर्ट करेंगे? वजीर को करेंगे। तो यहाँ पर इसीलिए क्या किया? वजीर को फाइनेंस से हटा दिया गया। चेक एंड बैलेंस यही होता है। फिर मीर बख्शी। मीर बख्शी क्या है? मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, इंटेलिजेंस देख रहा है। और जो ऑफिसर हैं वो बरीद और क्या कहते हैं, वाकिया नवीस। चौथा मीर समन, जो रॉयल हाउस होल्ड को देख रहा है। और 5वां चीफ काजी और चीफ सदर, यानी कि सर्द उस सुदूर। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये सेंट्रल लेवल पे इसने पूरा इस तरह से सिस्टम को बना रखा था। और ये 4 इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स थे। ठीक है। बाकी तो अकबर ने मतलब कुछ लोगों को इनाम वगैरह भी दे, जैसे इनाम ग्रांट्स वगैरह कर देता था। तो वो ये इन्हीं लोग को, मतलब जो ये चीफ काजी, चीफ सदर वगैरह होते थे, जो इमाम वगैरह होते थे इन लोगों को, तो वो सब चीज़ें हम लोग उतना कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है।
तो यहाँ तक चीज़ें समझ लिए हैं। तो अब हम लोग इसके बाद किस पे आएंगे, सेंट्रल के बाद अब आएंगे हम लोग अकबर के प्रोविंशियल लेवल पे। अकबर ने प्रोविंसेस को कैसे कंट्रोल किया, कि पूरे एम्पायर को कितने प्रोविंस में बांटा और उन प्रोविंसेस का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था। जैसे हमने देखा था शेरशाह सूरी, उसने 47 सरकार बना रखे थे और फिर सरकार को क्या किया था, परगना में डिवाइड किया था। उसी तरह से अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ कैसे अकबर ने प्रोविंसेस के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किया था। इसको रब करें और अब देखेंगे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है।